हेलो गाइस, वेलकम टू KNP एनालिसिस। गाइस, जब भी हम यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करते हैं तो हमारे सबसे पहले माइंड में एक बात आती है कि भाई कौन सी ऐसी बुक है जिससे हमें पेपर देखने को मिल सकता है। निश्चित रूप से जो यूपीएससी का पेपर है वो एकदम इनप्रेडिक्टेबल होता है। आप उसे प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकते कि इस वाली बुक से आता है, लेकिन पॉलिटी थोड़ा सा प्रेडिक्टेबल पेपर होता है और उसके लिए हमें एक बेस्ट बुक बताई जाती है और उस बुक का नाम होता है लक्ष्मीकांत। तो आज हम जो यूपीएससी का हमारा प्री पेपर हुआ था 2022 वाला 5 जून को, उसका सेट ए के क्वेश्चंस देखने वाले हैं कि लक्ष्मीकांत के पढ़ने से वो कितने क्वेश्चंस हम सॉल्व कर सकते थे। तो आज की वीडियो से हम लक्ष्मीकांत और यूपीएससी के क्वेश्चंस पे रहने वाली है। इस वीडियो को आप पूरी देखिएगा। ये लक्ष्मीकांत का एक एडिशन का आपको फोटो दे रखा है, इसी बुक के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, बात करते हैं जो क्वेश्चन से आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट्स में देखने को मिलेंगे। तो आप ये मत बोलिएगा कि ये हिंदी वाले नहीं, इंग्लिश वाले नहीं, आप दोनों में इन क्वेश्चन को देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 से जो है वो शुरुआत होती है पॉलिटी के क्वेश्चंस की। जो हमारा यूपीएससी पेपर का सेट ए था, उसमें जो शुरुआत होती है क्वेश्चन नंबर 11 से शुरुआत होती है। क्वेश्चन नंबर 11 ये हिंदी में दिया हुआ था और अगर मैं इसी का इंग्लिश पार्ट आपके सामने रखूं तो ये जो क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे आपको इंग्लिश में दिया हुआ था। मैं आपको इसके साथ लक्ष्मीकांत का स्क्रीनशॉट भी दिखाऊंगा कि भाई आप लक्ष्मीकांत से कैसे पढ़ सकते थे, वो लक्ष्मीकांत में कहाँ चीज़ें लिखी हुई थी। उन चीज़ों को अगर मैं डिस्कस करूँ तो पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। Pursuant to the report of HN Sarnial Committee, the contempt of courts 1971 was passed। गैस सच्चाई ये है कि ये लक्ष्मीकांत में कहीं भी नहीं लिखा हुआ था। ये वाली जो कंसेप्ट है ये लक्ष्मीकांत में आपको नहीं दिया हुआ था। चलो एक चीज़ नहीं दी लक्ष्मीकांत में, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ देमसेल्व्स, ये लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है। अभी मैं आपको इसका फोटो दिखाने वाला हूँ। ठीक है, अभी हमें ये पता नहीं है पहला स्टेटमेंट इसका सही है या नहीं है। इसके बाद जो इसमें तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस सिविल कंटेम्प्ट एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट। देखो लक्ष्मीकांत ने, मैं आपको दिखा देता हूँ, पहले चारों स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। एक है इंडिया पार्लियामेंट इज वेस्टेड विद पावर टू मेक लॉज ऑन द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, यानी कि पार्लियामेंट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पे लॉज बना सकती है। हम बात करते हैं कि लक्ष्मीकांत का क्या सीन है इसमें। देखो ये लक्ष्मीकांत का एक चैप्टर है, 26 चैप्टर था ये 5th एडिशन का, ये 5th एडिशन का चैप्टर है। ठीक है, ध्यान रखना इसमें 26 चैप्टर में एक चीज़ दी हुई है आपको कि जो कोर्ट है, जो यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है, वो अपने आप को जो एम्पावर मिली हुई है उन्हें कि वो पावर टू पनिश कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ठीक है, नॉट ओनली इटसेल्फ बट आल्सो ऑफ हाई कोर्ट वगैरह सबके लिए। तो यानी कि एक चीज़ हमको क्लियर हो गया, जो दूसरा वाला स्टेटमेंट था कि भाई वो राइट स्टेटमेंट है। ठीक है, आप एक चीज़ देखोगे लक्ष्मीकांत में ही, यहाँ लिखा हुआ है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में भी सिविल और क्रिमिनल, लेकिन यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशनली, यानी कि यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन का इसने जिक्र नहीं किया है। अगर ऐसी चीज़ आती है कि जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन का जिक्र नहीं है लक्ष्मीकांत में, तो वो पॉइंट गलत हो सकता है। लेकिन इसके बाद एक और पॉइंट था उसमें कि जो पार्लियामेंट है उसे पावर मिली हुई है टू मेक लॉ सुप्रीम कोर्ट के बारे में, है ना। आप देखो यहाँ आर्टिकल 124C हम क्या पढ़ते हैं, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक लॉ, है ना। ये जो आपको पावर दी हुई है आर्टिकल 124C की, ये आपको लक्ष्मीकांत में दी हुई है। अब आप इससे देखो लक्ष्मीकांत में आपको एक क्या दे दी कि भाई पावर जो है पार्लियामेंट जो है लॉ बना सकता है, यानी कि जो हमारा 4th वाला स्टेटमेंट था वो सही हो गया। ठीक है, इसके बाद हमारा जो 2nd वाला स्टेटमेंट था कि जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है वो अपने आप के कंटेम्प्ट के लिए कुछ मतलब उनके पास कंटेम्प्ट की पावर होती है, यानी कि हम ये तक हमें पता है कि दूसरा और चौथा स्टेटमेंट हमारा सही है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हमें दे नहीं रखा, इसीलिए गलत है। अब आप यहाँ से जाइएगा, आपको पहला पॉइंट पता नहीं था, हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। आपको देखो पता था कि भाई दूसरा सही हो गया है, चौथा सही हो गया है, तीसरा मुझे पता नहीं, दूसरा और चौथा इसी में खाली। ठीक है, तो निश्चित रूप से आप किसके साथ चले जाइएगा, बी वाले के साथ। तो इसका जो आंसर हो गया वो राइट आंसर क्या हो गया, बी। लक्ष्मीकांत में इसी फॉर्म में दिया हुआ था, ये चीज़ क्लियर कहीं मेंशन नहीं है लक्ष्मीकांत में, लेकिन ये सही है, ये सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विद रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग, गवर्नमेंट ऑफिसर्स एंड लीगल फर्म आर रिकॉग्नाइज्ड एज एडवोकेट एंड पेटेंट अटॉर्नीज आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम रिकॉग्निशन एज एडवोकेट्स। Bar councils have the power to lay down rules relating to legal education and recognition of law college। बार काउंसिल्स के पास पावर है कि नहीं है। अगर आप इसे सच्चाई में देखोगे तो ये क्वेश्चन आपको लक्ष्मीकांत में कहीं दिया हुआ ही नहीं है, यानी कि ये क्वेश्चन लक्ष्मीकांत से नहीं था। अब इसे आप सॉल्व इस तरह से कर सकते थे कि अगर आपको एडवोकेट का थोड़ा सा भी कंसेप्ट क्लियर है कि भाई जो एडवोकेट होता है ना, जो प्रैक्टिस करता है वो एडवोकेट है, तो पहला स्टेटमेंट हो जाएगा गलत। दूसरा स्टेटमेंट बार काउंसिल हमने सुना हुआ है कि उसके पास पावर्स होती हैं, तो इसका जो आंसर हो जाता है वो हो जाता बी वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 ओनली। मेरे हिसाब से ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 लिखा हुआ है, किसी संविधान संशोधक विधेयक को, ये क्वेश्चन नंबर 13 है यहाँ पर,
किसी संविधान संशोधन विधेयक को भारत के राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की अपेक्षा होती है। अगर इसमें आपको ये वाला स्टेटमेंट पता था कि गलत है या सही है तो आप इसके आंसर्स पर जा सकते हैं। और इसका जो दूसरा तीसरा स्टेटमेंट है वो भी मैं आपको दिखा सकता हूँ कि ये लक्ष्मीकांत में क्लियरली मेंशंस है। दिखा देता हूँ मैं लक्ष्मीकांत में कहाँ पे मेंशन है। इंग्लिश में ये था कि ये क्वेश्चन जो था इंग्लिश में ही था ये, ए बिल अमेंडिंग कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स ए प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब अगर आपने लक्ष्मीकांत पढ़ी होगी, जब भी आपने अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा तो आपने अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा होगा, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है द बिल कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड आइदर बाई ए मिनिस्टर, कैन बी इंट्रोड्यूस्ड आइदर बाई ए मिनिस्टर और बाई ए प्राइवेट मेंबर एंड डज नॉट रिक्वायर प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट। यानी कि प्रेसिडेंट की इसे प्रायर परमिशन बिल्कुल नहीं चाहिए होती है। लक्ष्मीकांत के चैप्टर नंबर 10 में एकदम क्लियरली मेंशन था। अगर हमको ये चीज़ पता थी, यानी कि हमारा पहला स्टेटमेंट हो गया गलत, तो अब देखो पहला इसमें गलत, पहला इसमें गलत, पहला इसमें गलत, हम दूसरे क्वेश्चन आंसर पे खुद से खुद आ जाते। ये दोनों चीज़ें भी लक्ष्मीकांत में मेंशन हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लासीफाइज मिनिस्टर्स एज ए रैंक कैबिनेट और ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और दूसरा है कि मैक्सिमम जो 15% हो सकते हैं। गैस अगर इसमें आपने लक्ष्मीकांत थोड़ा सा डीप में एनालिसिस करके पढ़ा होता तो पढ़ा होगा आपने, तो उसमें देखो मैं दिखा देता हूँ आपको, स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ। जो सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वाला चैप्टर है उसमें लिखा हुआ है कि आर्टिकल नंबर 74 में हमने बस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स डील करने हैं, और जो हमारा सेकंड वाला कंसेप्ट है वो आर्टिकल नंबर 75 में दे रखा है सेल नॉट एक्सीड 15% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। हालांकि कैबिनेट मिनिस्टर जो है वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हो गया है, ठीक है, लेकिन वो लक्ष्मीकांत में क्लियरली मेंशन नहीं है, है ना, वो डीडी वासु में आपको मिल जाएगा। अब आपको यहाँ से एक चीज़ पता थी कि 15% वाला टॉपिक सही है, लेकिन हमने कॉन्स्टिट्यूशनली कहीं भी स्टेट मिनिस्टर तो नहीं पढ़ा। हमने सुना है कि स्टेट मिनिस्टर गवर्नमेंट चाहे तो अपॉइंट कर सकती है, नहीं चाहे तो नहीं अपॉइंट कर सकती है ना, वो किसी को अपॉइंट कर सकती है। ठीक है, तो यानी कि इस हिसाब से अगर आप देखोगे थोड़ा सा इसे डीप में एनालिसिस करके, ये स्टेटमेंट गलत हो जाना था, ये स्टेटमेंट सही हो जाना था, क्योंकि हमने डेप्टी मिनिस्टर भी बहुत कम पढ़े हैं ना। तो यानी कि आप बी कंसेप्ट पे आराम से पहुंच सकते थे अगर आपको थोड़ा सा भी कंसेप्ट क्लियर होता और लक्ष्मीकांत आपने डीप में पढ़ी है। गाइस, इससे पहले अगर आपने KNP एनालिसिस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो KNP एनालिसिस को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक शेयर करते रहना। गाइस, आते हैं उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 आता है। क्वेश्चन नंबर 15 की सच्चाई ये है कि इसमें भी अगर आपको दो चीज़ें पता हो और जो लक्ष्मीकांत में क्लियरली मेंशन हैं, मैं स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा अभी आपको, तो आप क्लियरली कर सकते थे। पावर ऑफ लोकसभा, हमको पता है जो पावर ऑफ लोकसभा है वो खाली नो कॉन्फिडेंस मोशन इसमें ला सकता है, डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी भी दोनों को करनी पड़ती है, प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट भी दोनों को करना पड़ता है। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, इसका स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ। ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि जब भी हमको इमरजेंसी जो प्रोक्लेम करनी पड़ेगी वो दोनों हाउसेस को पास करनी पड़ेगी। देखो ये इफ़ अप्रूव्ड बाय बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, अगर बोथ हाउसेस हमने पढ़ा होता तो यानी कि हमारा वो ये वाला स्टेटमेंट गलत नहीं होता। इस चीज़ से हमें ये चीज़ पता पड़ जाती है। ठीक है, तो यानी कि ये एक जो नो कॉन्फिडेंस मोशन वाला है वो दे रखा है, क्लियरली मेंशन है, तो इसका आंसर जो हो जाता था वो दूसरा हो जाता। पहला गलत हो गया। तीसरा, आपको पता है कि जब भी प्रेसिडेंट को हमें इम्पीच करना होता है तो राज्यसभा और लोकसभा, ये भी आपको प्रेसिडेंट वाले चैप्टर में दे रखा है, तो यानी कि हमको पता है ये भी गलत हो जाता, तो इसका आपका आंसर क्लियरली 2 ओनली हो जाता, जिसमें लक्ष्मीकांत से आसानी से डील हो सकता है। ठीक है, इसके बाद हम चैप्टर कर लेते हैं, क्वेश्चंस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, विद रेफरेंस टू एंटी डिफेक्शन लॉ इन इंडिया, यानी कि एंटी डिफेक्शन में इसका क्या रोल है। तो ये जो एंटी डिफेक्शन वाला क्वेश्चन है ये भी लक्ष्मीकांत में क्लियरली मेंशन है। ठीक है, मैं अभी आपको दिखा दूंगा, उसका फोटो दिखाऊंगा लक्ष्मीकांत का, उसमें कहाँ दे रखा है। एक इसमें ये जो पहला स्टेटमेंट है ये बहुत थोड़ा डरावना स्टेटमेंट था। ठीक है, क्योंकि आप जल्दी में से गलत भी कर सकते थे। दूसरा तो खैर हमको सबको पता है, न्यूज़ में भी बहुत रहता है कि भाई कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया हुआ है स्पीकर के लिए या चेयरमैन के लिए, हमको पता है, और ये लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है। लेकिन जो पहला स्टेटमेंट था नॉमिनेटेड लेजिस्लेचर वाला कि वो 6 महीने तक कोई पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकता, इसमें ये लिखा हुआ है। लेकिन पहली बात तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में है नहीं, और एंटी डिफेक्शन में ये लिखा हुआ है कि वो 6 महीने तक ही कोई पार्टी ज्वाइन कर सकता है। तो इन्होंने कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट बना दिया था। मैं आपको इसका एक फोटो दिखा देता हूँ कि ये चीज़ आपको कहाँ पे दी हुई है। देखो ये यहाँ पे दी हुई है आपको, नॉमिनेटेड मेंबर चैप्टर नंबर
ये 22 रहा होगा, ठीक है, और ये लक्ष्मीकांत का ये 32 जो भी रहा होगा, ये लक्ष्मीकांत का एकदम क्लियरली मेंशन किया हुआ है लक्ष्मीकांत ने नॉमिनेटेड मेंबर के बारे में कि इफ़ ही जॉइंस एनी पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ्स, आफ्टर में ध्यान रखना, ठीक है, तो वो डिसक्वालीफाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो डिसक्वालीफाइड हो जाएगा अगर 6 महीने के बाद ज्वाइन करता है। मतलब क्या है इसका कि अगर वो 6 महीने से पहले ज्वाइन करता है तो वो डिसक्वालीफाई नहीं होगा। इसका मतलब क्या था कि हमारे क्वेश्चन में जो पहला स्टेटमेंट था वो सेल्फ रॉन्ग हो गया, पहला स्टेटमेंट खुद से खुद गलत हो गया, दूसरा वाला स्टेटमेंट क्लियरली मेंशन है लक्ष्मीकांत में। आंसर क्या हो गया था इसका? 2 ओनली इसका आंसर हो गया। गए जिसके बाद हम क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारत का महान्यायवादी, और ये हिंदी में भी, इसे इंग्लिश में भी देख लेंगे। सॉलिसिटर जनरल जो है वो ही सरकार के एकमात्र अधिकारी हैं जिन्हें भारत की संसद में बैठकों में भाग लेने की अनुमति है। देखो ये जो महान्यायवादी होता है इससे बिल्कुल अनुमति होती है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इसे हम बोलते हैं, इसे अनुमति होती है। लेकिन जो सॉलिसिटर जनरल है उसके बारे में लक्ष्मीकांत में कहीं भी मेंशन नहीं था। और लक्ष्मीकांत में क्या, क्योंकि मेंशन इसलिए नहीं था क्योंकि होता भी नहीं है ना, इसीलिए मेंशन भी नहीं था। और दूसरा कि भारत के संविधान के अनुसार इस चीज़ को नोटिस कर लीजिएगा, महान्यायवादी अपना त्याग पत्र दे देता है जब जिस सरकार ने उसे नियुक्त किया था वो इस्तीफा देती है। मैं आपको इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, सीधे लक्ष्मीकांत के आपको स्क्रीनशॉट्स दिखाता हूँ। देखो एक तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है ना, इसमें क्या लिखा हुआ है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया मे बी रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट एट एनी टाइम। प्रेसिडेंट के द्वारा हटाया जाता है सर, कॉन्स्टिट्यूशन ने तो बताया ही नहीं है कि उसका कौन सा रिमूवल ग्राउंड हटाने से है। तो यानी ये लक्ष्मीकांत में क्लियरली मेंशन था। अगर आपने लक्ष्मीकांत पढ़ी है तो आप इसे गलत नहीं कर सकते थे। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा पहला वाला स्टेटमेंट है वो गलत हो चुका है, ठीक है। दूसरा उसमें जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो ये स्टेटमेंट दिया हुआ है कि वो अपना जो रिमूवल है, यानी कि जो एक तो ये था, हाँ पहला ये दूसरा स्टेटमेंट था। जो पहला स्टेटमेंट ये था कि वो किस मीटिंग में भाग ले सकता है। तो देखो हमने यहाँ पे पढ़ा है कि जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है वो हाउस ऑफ पार्लियामेंट की जॉइंट सिटिंग या किसी भी पार्लियामेंट की सिटिंग में हिस्सा ले सकता है, बट विदाउट ए राइट टू वोट। लेकिन सॉलिसिटर जनरल के बारे में हमने कहीं नहीं पढ़ा था। सॉलिसिटर जो जनरल है उसके बारे में हमने नहीं पढ़ा था। इसका मतलब दूसरा स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, हमारे रॉन्ग हो जाएंगे। यानी ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। आंसर क्या हो गया, ये डी वाला, नाइदर 1 एंड 2। समझ में आ गया होगा। लक्ष्मीकांत से आप देख रहे हो कि पॉलिटी के लगभग सारे क्वेश्चंस अभी तक हमने सॉल्व कर दिए हैं। अगर अभी तक मैं एक बार काउंसिल वाले क्वेश्चन को छोड़ दूं, तो अभी तक हमने सारे क्वेश्चंस इसके सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैंडेमस, देखो क्लियरली मेंशन है। अगर आपने मैंडेमस पढ़ी होती है ना, मैं लक्ष्मीकांत में दिखाऊंगा इसे सीधे सीधे कहाँ पे दी हुई है। इसका दूसरा स्टेटमेंट ध्यान से पढ़िएगा, मैंडेमस विल नॉट लाई अगेंस्ट कंपनी इवन थो इट मे बी ए गवर्नमेंट कंपनी। अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो भी मैंडेमस उसके खिलाफ जारी नहीं हो सकती। ये चीज़ इसने यहाँ दे रखी है। लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंडेमस का क्राइटेरिया क्या है, ठीक है। ये देखो ये है मैंडेमस। यहाँ मैंडेमस क्या दे रखा है, मैंडेमस दे रखा है कि ये किसी भी पब्लिक बॉडी के, कॉर्पोरेशन के, इंफीरियर कोर्ट के, गवर्नमेंट के खिलाफ इशू हो सकती है, ठीक है, इशू हो सकती है। कैन नॉट इशू, किसके खिलाफ इशू नहीं हो सकती, प्राइवेट इंडिविजुअल और बॉडी, यानी कि प्राइवेट कंपनी के खिलाफ इशू नहीं हो सकती। लेकिन जो हमारी पब्लिक बॉडी है, जो हमारी गवर्नमेंट बॉडी है, उसके खिलाफ इशू हो सकती है। अगर हमको ये वाला स्टेटमेंट पता था तो निश्चित रूप से हम इसके क्वेश्चन पे आराम से पहुंच जाते। और ये जो आपको दे रखा है कि मैंडेमस विल नॉट, इस चीज़ को ध्यान रखना था, अगेंस्ट ए कंपनी इवन थो इट मे बी ए गवर्नमेंट कंपनी, है ना। अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो उसके खिलाफ तो लाई हो सकती है। यानी कि दूसरा स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत गलत गलत। तो आंसर क्या हो गया इसका, सी वाला, ऑप्शन नंबर 1 एंड 3 इसका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल लेते हैं। इसके बाद जो पॉलिटी का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 20, साफ साफ क्लियरली मेंशन लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है। ये क्वेश्चन लक्ष्मीकांत में, मतलब क्वेश्चन का मतलब है ये वाला टॉपिक दिया हुआ है, इससे आप डिनाई नहीं कर सकते। थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना था, लेकिन अगर आप 2 स्टेटमेंट पे पहुंच जाते हो तो वो आपको हो सकता है कि आप उसे सही कर दो। देखो जो पहला स्टेटमेंट है वो ये बोल रहा है कि डेप्टी स्पीकर के इलेक्शन की जो तारीख है वो स्पीकर डिसाइड करेगा, ठीक है। अभी मैं दिखाता हूँ आपको लक्ष्मीकांत में क्या दिया हुआ है इसके बारे में। जो दूसरा
स्टेटमेंट है वो ये बोल रहा है कि जो स्पीकर ऑफ लोकसभा है वो अपोजिशन पार्टी या रूलिंग पार्टी से ही होना चाहिए, ऐसा मैंडेट दिया है। ऐसा क्या है, मैंडेट दिया है, इस चीज़ को ध्यान रखना था, ठीक है। आप बोलोगे भाई किसी ना किसी से तो होगा, या तो अपोजिशन से होगा या रूलिंग से होगा, लेकिन जो इसने यहाँ मैंडेटरी वाला टर्म दिया है, जो इसने यहाँ ये मैंडेटरी वाला टर्म दिया है ना, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी हम इसे डील कर लेंगे। इसके बाद जो इसमें थर्ड स्टेटमेंट दी हुई है कि जो इसकी अपील है वो अगेंस्ट हिज रूलिंग जो है, मतलब उसकी जो डेप्टी स्पीकर की पावर है सेम एज ए स्पीकर होगी, ठीक है। अभी देखेंगे इसे क्या है। और उसके बाद एक और चीज़ दी हुई है कि इसमें जो डेप्यूटी स्पीकर होगा उसका जो मोशन मूव करेगा वो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा अपॉइंट किया जाना चाहिए। गाइस जब आप एक चीज़ समझो, डेप्यूटी स्पीकर किस में होता है, लोकसभा में। प्राइम मिनिस्टर राज्यसभा में भी तो हो सकता है, प्राइम मिनिस्टर राज्यसभा में भी तो हो सकता है, तो वो लोकसभा में कैसे कोई रिजोल्यूशन मूव करा देगा, आप बताओ। लोकसभा में कैसे वो वोट कर सकता है, नहीं कर सकता। यानी कि फोर्थ स्टेटमेंट आपको यहीं से गलत कर लेना था, यानी कि ये लास्ट वाले दो गलत कर लेने थे। पहला तीसरा कॉमन है, यानी कि पहला और तीसरा हमको पता है कॉमन है। बात आएगी दूसरा स्टेटमेंट भाई लक्ष्मीकांत में कहाँ दिया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ लक्ष्मीकांत वाला। इसका स्क्रीनशॉट, ये थोड़ा सा आप मोबाइल इसको अपने को मूव कर लीजिएगा क्योंकि ये बड़ा टॉपिक था। मैं दिखाता हूँ इसमें आपको स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के बारे में कहाँ दिया हुआ है। देखो ये रहा। सबसे पहली बात, डेप्यूटी स्पीकर जो है वो सीधे सीधे जो रिस्पॉन्सिबल है वो लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल माना गया, ठीक है। एक तो ये देख लो, डेप्यूटी स्पीकर जो है वो सीधे सीधे सबऑर्डिनेट नहीं है, सीधे सीधे रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। और मैं आपको इसमें एक और चीज़ दिखाना चाह रहा था, वो जो मैं आपको चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ है ना, और जो इसके इलेक्शन की तारीख होती है, देखो ये रहा जो इलेक्शन वाला क्वेश्चन था इसमें कि डेट ऑफ इलेक्शन ऑफ डेप्यूटी स्पीकर इज फिक्स्ड बाय स्पीकर, फिक्स्ड बाय स्पीकर, यानी कि यहाँ से हमारा पहला क्वेश्चन सही था, ठीक है। इसके बाद एक बात आई थी कि भाई वो क्या था, अपोजिशन पार्टी से डील करेगा या कौन सी वाली पार्टी से डील करेगा, तो हम उसे भी इस क्वेश्चन में डील कर लेते हैं, ठीक है। तो उस क्वेश्चन में देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि भाई ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये कहाँ पे दिया हुआ है आपको कि वो कौन सी पार्टी से होना चाहिए। आपको ये दे रखा कि 10th लोकसभा के बाद जो स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर है वो रूलिंग पार्टी होते थे 10th लोकसभा तक, लेकिन 10th लोकसभा के बाद यानी कि 11वीं लोकसभा से जो डेप्यूटी स्पीकर है वो अपोजिशन पार्टी से होना चाहिए, ठीक है, होना चाहिए, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है। अगर पहले लोकसभा रूलिंग से था, बाद में अपोजिशन से हो गया था, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से तो मैंडेटरी है नहीं और मैंडेटरी भी नहीं है। और अगर आप थोड़ा सा भी करंट अफेयर पे अपनी नॉलेज रखते होंगे तो आपने एक चीज़ ध्यान दिया होगा कि भाई हमारे यहाँ तो डेप्यूटी स्पीकर इस बार लोकसभा में है भी नहीं, डेप्यूटी स्पीकर इस बार लोकसभा में है ही नहीं। तो अगर आपने करंट अफेयर भी सही से पढ़ी होगी और लक्ष्मीकांत का थोड़ा सा सही से एनालिसिस कर लिया होगा तो आप सीधे इसके आंसर पे पहुंच सकते थे, और इसका आंसर क्या हो जाता 1 और 3, यानी कि ये भी मैंडेटरी के वजह से गलत हो गया था और ये जो था हमारा स्पीकर ये प्राइम मिनिस्टर की वजह से गलत हो गया था। तो इसका आंसर क्या हो गया 1 और 3 गाइस। इसके बाद एक क्वेश्चन और हमारा रह जाता है, उसे भी हम डील कर लेते हैं जल्दी जल्दी, इसलिए चल रहा हूँ, आप क्वेश्चन पे मत जाइएगा कि कहाँ से ये इतनी जल्दी आ गया, ठीक है। तो ये थे इसके आज के पॉलिटी के क्वेश्चंस, है ना। तो आप देखोगे कि हमने लगभग यहाँ पे 9 से 10 क्वेश्चन डील किए हैं और 9-10 क्वेश्चन में 9 क्वेश्चन आप लगभग लक्ष्मीकांत से सॉल्व कर सकते हो, यानी कि 9/10 क्वेश्चन जो हैं 9/10 क्वेश्चन आप लक्ष्मीकांत से सॉल्व कर सकते हो। परसेंटेज देखोगे आप 90% आ गई। भाई कोई बुक ऐसी नहीं है यूपीएससी के लिए जो आपको 90% रिजल्ट दे सके किसी सब्जेक्ट का। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा, लक्ष्मीकांत सबसे बेस्ट बुक है। अगर मैं इसके फर्स्ट पेज पे आना चाहूँ तो लक्ष्मीकांत सबसे बेस्ट बुक है, आप लक्ष्मीकांत पे बिल्कुल शक मत करिएगा और इस बुक को आप पढ़ते रहिएगा। निश्चित रूप से आप ज़रूर अपने मतलब मंसूबे में कामयाब होंगे। अगर आप लक्ष्मीकांत लगातार पढ़ेंगे तो ये बुक जो है आपको एग्ज़ाम को क्लियर करा सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को तो खैर क्या ही सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पॉलिटी के एक साथ सीरीज लेके आएंगे, सारे लक्ष्मीकांत की कंसेप्ट टू कंसेप्ट बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में उसकी बात करेंगे। टाटा बाय बाय।